हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 31 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लिए आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी का ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो कि मेरे ही द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैंने कल आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस किए थे, जैसे कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा हाल ही में आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात गवर्नमेंट ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। और भारत का जो सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है, इसका उद्घाटन नैनीताल उत्तराखंड में किया गया। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि ब्रुनई की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अगले महीने से केंद्र सरकार के द्वारा हर घर दस्तक अभियान ये शुरू किया जाना है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट शुरू किया गया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगी। आरबीआई के दोबारा से गवर्नर बन गए हैं शक्तिकांत दास। और हाल ही में फ्रांस के द्वारा एक सैन्य संचार उपग्रह जिसका नाम है सैराक्यूज 4A ये लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो कि मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ऐसा पहला पासपोर्ट अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी है क्या एक्स जेंडर मार्कर? तो यदि आप इस पासपोर्ट को या आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो देखिए, यहाँ व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, देश का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह ये तो सब सही है। यदि आप इस सेक्शन में आएँगे जहाँ जेंडर लिखा हुआ होता है, तो देखिए या तो फीमेल लिखा होगा या तो मेल लिखा होगा। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्स। कहने का मतलब है कि जो ना तो महिला की कैटेगरी में आते हैं और ना ही पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें एक तरह का पहचान देने के लिए या इनकी पहचान को इम्पोर्टेंस देने के लिए हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट ये लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, अमेरिका के पासपोर्ट की बात की ही जा रही है तो एक एक्ट यदि आप लोगों को याद होगा, ईगल एक्ट। इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर किया गया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। ईगल एक्ट क्या होता है? देखिए, जो भारत में या भारत के जो लोग अमेरिका में रहना चाहते हैं, चाहे वहाँ जॉब कर रहे हैं या वहाँ रहने के इच्छुक हैं, ग्रीन कार्ड लेकर के वहाँ रहते हैं। ग्रीन कार्ड धारक आप लोगों ने सुना भी होगा। तो भारत की तरफ से या अन्य कंट्रीज़ की तरफ से हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, क्योंकि अमेरिका मतलब रिच कंट्री है, हर कोई रहना चाहता है वहाँ, फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी मिलती है। तो हर कोई ही चाहेगा कि हम पैसा कमाएँ अच्छा और जा कर के अमेरिका में सेटल हो जाएँ। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। अब अमेरिका वाले हर किसी को ग्रीन कार्ड तो दे नहीं सकते, इसके लिए इन्होंने कुछ लिमिटेशन तय रखी है, जैसे कि जितने लोग भी अप्लाई करेंगे 7% लोगों का ये एक्सेप्ट होता है, ठीक है? तो 7% की जो सीमा थी इसी ईगल एक्ट के तहत बढ़ाई गई है। ये अब बढ़ा कर के 15% कर दी गई है। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने भारत की तरफ से अप्लाई किया है ग्रीन कार्ड के लिए, तो अब ये 1 लाख का 7% कितना होता है? ये होता है 7,000, है ना? तो अब ये 7,000 लोगों को ना मिल कर के ये मिलेगा 15% लोगों को, मतलब कि अब 15,000 लोग ये ग्रीन कार्ड ले सकेंगे। ये था यहाँ का ईगल एक्ट, ठीक है? तो अब इसने एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है। यूएसए की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। कमला हैरिस इनका नाम चर्चे में था। यहाँ की उपराष्ट्रपति है। इन्हीं के जीवन पर बेस्ड एक किताब है जिसका नाम है फिनोमिनल वुमन। लिखी गई है भारतीय मूल के चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। अब हम चलिए अदर ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। जो सिंगापुर है, ये आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में समझौता करने वाला विश्व का पहला देश बना। आप ये याद रख लें कि भारत आरसीईपी का मेंबर नहीं है। स्कॉटलैंड की यदि हम बात करें तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो से दुनिया की पहली डबल डेकर यानी कि आप कह सकते हैं बस है। बस के ऊपर ये जो डबल बस आप कह सकते हैं या डबल मंजिल आप कह सकते हैं। तो दुनिया की पहली डबल डेकर हाइड्रोजन से चलने वाली डबल डेकर बस स्कॉटलैंड में ग्लासगो में लॉन्च की गई थी। इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो इसने टारगेट रखा है 2030 तक यहाँ हर घर में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन होगा। मैंने कल आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर माउंट मणिपुर, दूसरे का राइट आंसर मीरा मोहंती था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ड्रग अपराध के कारण कहाँ आपातकाल लगाया गया है?
और एक बार फिर से पनडुब्बी की नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये अजीबो-गरीब नाम सुनने में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे चाइना, जापान का होगा, ऐसा नहीं है। ये जो क्वीन हिंग हुआंग ओके मेमोरियल पार्क है, जो कि स्थित है अपने ही देश भारत में। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस में इस क्वेश्चन को कवर भी किया गया है, थोड़ा-सा इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो पार्क है, इसे पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित है। अभी क्या है कि इसका रिनोवेशन किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होना है और उद्घाटन होने के बाद इसे क्वीन हेंग होके मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा इस पार्क को, ठीक है? और अच्छा, ये जो क्वीन या अजीबो-गरीब नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है क्या? तो ये कोरिया की एक रानी थी जिसके नाम पर इस पार्क का नाम रखा जाना है। तो ये जो कोरिया की रानी थी, इनके बारे में ये मान्यता है या माना जाता है कि इनका जो जन्म है, ये इसी अयोध्या में हुआ था, राजा पद्मसेन और इंदुमती की बेटी से। मतलब कि ये पैदा हुई थी और पद्मसेन जो कि इनके पिता थे, इन्होंने कौशल पर राज्य किया था। कौशल क्षेत्र आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ये उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक फैला हुआ था। तो इनका जो संबंध है, ये कोरियाई महारानी का, ये इसी अयोध्या से रहा है, जिसके कारण यहाँ के इस पार्क का नाम बदला जा रहा है और इसी के नाम पर रखा जा रहा है। चलिए, अयोध्या का डिस्कशन आया ही है तो थोड़ा-सा इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। भगवान राम की नगरी है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। दिवाली पर लगभग 5.5 लाख दिए जला करके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया था। और अयोध्या जो हवाई अड्डा है, इसका नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा जाना है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, उस तक जाने वाला जो मार्ग है, ये कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये पढ़ाया भी है मैंने आप लोगों को। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फेसबुक ने अभी हाल ही में अपना नाम बदल दिया है। ये नाम बदल करके इसने कर दिया है मेटा। ये इसके जो सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि अब हम फेसबुक का नाम बदल रहे हैं, मेटा नाम रखा जाना है। और इसका आप कह सकते हैं ग्रीक भाषा का एक शब्द है मेटा, जिसका अर्थ होता है परे। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कह देते हैं ना, ये तो हमारे समझ से ही परे है ना? वैसे ही आप फेसबुक को ही समझ लें, ठीक है? तो काफ़ी समय से ये विचार कर रहा था कि नाम बदलना चाहिए, कुछ नई इसे दोबारा से ब्रांडिंग करना चाहिए। तो अब फिलहाल इसने ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम अपने इस प्लेटफ़ॉर्म का नाम बदलने जा रहे हैं। फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है। थोड़ा-सा इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसकी जो स्थापना है 2004 में की गई थी मार्क ज़करबर्ग के द्वारा, और इसके जो सीईओ हैं ये मार्क ज़करबर्ग ही हैं। यदि आप फेसबुक को करंट से रिलेट करेंगे तो भारत में इसने अभी हाल ही में एक क्रिएटर एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म ये भी लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल 2021 ग्लोबल स्नैपचैट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत जनसंख्या मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगभग 65% जनसंख्या ये मोबाइल का उपयोग करती है, ठीक है? और यदि पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो अक्टूबर में लगभग 5.29 बिलियन तक मोबाइल के उपयोगकर्ता हैं, ठीक है? और पिछले साल से यदि हम कंपेयर करें तो 100 मिलियन वृद्धि हुई है और हर साल ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 2022 में और वृद्धि इसमें देखने को मिलेगी। तो मोबाइल का उपयोग जो है ये बढ़ते जा रहा है, लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। चलिए थोड़ा-सा इसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया गया है? 29 अगस्त को मनाया गया है। थोड़ा और आप यदि रिलेट करें तो अभी हाल ही में ओखला के द्वारा जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें मोबाइल डाउनलोड स्पीड के बारे में यदि हम बात करें, तो इसमें भारत की रैंकिंग पूरी दुनिया में 122वीं रही थी। और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड के मामले में भारत की जो रैंकिंग थी, ये 70वीं रही थी। फिर यदि हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा किसके उपभोक्ता हैं, तो देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन रहा है। हाल ही में जो एयरटेल के उपभोक्ता हैं, ये टॉप पर हैं। टॉप पर हैं कहने का मतलब है कि ये जियो को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो हैं या यूज़र आप कह सकते हैं, ये एयरटेल के बन गए हैं। और जापान से भी एक क्वेश्चन एक निकल कर के सामने आया था कि जापान में भी हाल ही में 319 टेराबाइट पर सेकंड टीबीपीएस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्पीड आप कह सकते हैं इंटरनेट स्पीड, ये जापान में दर्ज किया गया था 319 टेराबाइट पर सेकंड का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संपत्ति कर प्रस्तावित किया है?
प्रस्तावित किया गया है, ये भी हाल ही में यूएसए में। अभी संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स जिसे आप कह सकते हैं, ये है क्या? तो कहने का मतलब है कि देखिए वेल्थ टैक्स लिखा हुआ है यहाँ, तो ये जो वेल्थ टैक्स है, ये लगाया जाना है अमेरिका में। किन लोगों पर लगाया जाएगा? ऐसे लोग जिनके पास 1 अरब डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति है, ठीक है? उन पर ये टैक्स लगाने वाले हैं। तो इससे होगा क्या? वो जो अरबपति हैं, जिनके पास इतना सारा पैसा है, इनके पास किस तरह की संपत्तियाँ हैं, क्या वे कानूनी है या गैर कानूनी है? गैर कानूनी है तब वो जमा कर दी जाएगी और बाद में वे सरकार को सौंप दी जाएगी। तो इस तरह से अमीर लोगों को जो पैसे हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है, अरबों में पैसा है, उन पर वेल्थ टैक्स लगाने जा रही है अमेरिका की गवर्नमेंट, और इसके लिए इसने एक प्रस्ताव भी ले आया है। अब देखिए, कुछ टैक्स की यदि हम बात करें तो भारत में भी आप लोगों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ ही रखा है। वस्तु और सेवा कर ये कब लाया गया? तो ये 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा पहला देश है जहाँ जीएसटी लाया गया। सबसे पहले ये लाया गया था फ्रांस में। ब्रिटेन की यदि हम बात करें तो हाल ही के दिनों में यहाँ राइट टू रिपेयर कानून लाया गया है, जहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, तो यहाँ क्या होता था कि इसका इस्तेमाल करके यहाँ मतलब कि जब काम खत्म हो गया तो इसे फेंक दिया जाता है। इंडिया में क्या होता था कि जैसे टीवी खराब हुआ या वॉशिंग मशीन का कुछ खराब हो गया, तो हम उसे रिपेयर करा लेते हैं, क्योंकि रिपेयर कराने वाले जो सामान हैं ये मिल जाते हैं इंडिया में। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था, जिसके कारण यहाँ एक बार चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, चीज़ों को इस्तेमाल हो गया, खराब हुई, तो रिपेयर नहीं होता था, इसे फेंक दिया जाता था, जिसके कारण ई कचरा ये बढ़ रहा था। तो ब्रिटेन में कहा गया जो भी कंपनी इन चीज़ों का निर्माण करती है, अब इनके सुधारने वाली चीज़ों का भी निर्माण ये करेगी, ताकि चीज़ें वेस्ट न जाएँ, और यदि ये खराब होती हैं तो इसे सुधारा जा सके, ना कि फेंका जाए। स्विट्ज़रलैंड में भी क्या चर्चा में था? देखिए, बुर्का प्रतिबंध कानून, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का लगाना या फेस कवर करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का अभी हाल ही में निधन हुआ? तो देखिए, कल एक न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, काफ़ी जगह लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। थोड़ा-सा मैंने इनके बारे में रिसर्च भी किया था। पुनीत राजकुमार, जो कि कन्नड़ सिनेमा के जाने-माने पावर स्टार कहे जाते हैं। हाल ही में 46 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। थोड़ा-सा इनके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, काफ़ी अच्छा जीवन रहा इनका। 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। काफ़ी सारे अचीवमेंट रहे हैं इनके जीवन से लेकर के। तो बॉलीवुड से जुड़े या फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े मोस्टली लोगों ने इन्हें ट्रिब्यूट भी दिया है। और इनके जो फैन्स हैं ये सड़कों पर ना आ जाएँ, इसके लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ, मतलब कर्नाटक में यहाँ हाई अलर्ट भी घोषित किया गया था, ठीक है? इनके जीवन से जुड़े काफ़ी सारे अचीवमेंट रहे हैं। इन्हें फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है, और कन्नड़ फ़िल्म उद्योग में यदि देखा जाए तो सबसे अच्छे या जाने-माने ये अभिनेता माने जाते थे। फिलहाल इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस, या आप कह सकते हैं नेशनल यूनिटी डे, ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हमेशा से ही ये तो नहीं मनाया जा रहा था, 2014 से इसके मनाए जाने की शुरुआत हुई। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की जयंती के मौके पर। और इस साल यदि देखा जाए तो इनकी 146वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और इसी के मौके पर हाल ही में नेशनल यूनिटी डे मनाया गया। अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट यदि डिस्कस करें तो देखिए, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म गुजरात के नाडियाद में हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय संघ बनाने में इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लगभग 550 देसी रियासतों ने, मतलब कि ये भारतीय संघ में विलय होने से इन्होंने मंजूरी भर दी थी। कुछ 3 रियासतें थी जो कि मान नहीं रही थी। एक तो जम्मू कश्मीर थी, जिसे विलय पत्र के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाया गया था। इसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से विलय किया गया था। फिर देखिए, हैदराबाद नहीं मान रहा था, जो कि उस समय की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। तो हैदराबाद को इसमें विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, मतलब कि एक ऑपरेशन पोलो चलवाया गया था। निज़ाम को कन्विंस किया गया, फिर ऑपरेशन पोलो वगैरह चलाया गया। तो इस माध्यम से हैदराबाद को भी भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। वल्लभ भाई पटेल की इसमें अहम भूमिका रही थी। साथ ही आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की इन्होंने स्थापना की थी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये इन्हीं की है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंचे हैं? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं इटली G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ
20। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा-सा इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना कि 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। देखिए, थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी जो हुआ था, इसे होस्ट किया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया के बाद अब 2021 का ये होस्ट कर रहा है इटली। इटली के बाद अब जो होगा 2022 का, इसे होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया होस्ट करेगा और इसके बाद 2023 का ये होस्ट करेगा अपना देश भारत। फिलहाल यदि हम बात करें इटली की, जहां ये सम्मेलन होना है 30 से 31 अक्टूबर तक ये आयोजित होना है, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इटली की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है रोम। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। इटली की राजधानी रोम, ये टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ की करेंसी की यदि हम बात करें तो ये है यूरो। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर था? तो इस इंडेक्स को टॉप कर लिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक टॉप्स ऑन स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020। कर्नाटक टॉप पर रहा और इसमें दूसरे स्थान पर रहा था राजस्थान। ठीक है। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 100 में से 70 अंकों के साथ कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। यदि हम बात करें कर्नाटक की, इसकी राजधानी है बैंगलोर। मुख्यमंत्री तो बीएस बोम्मई, ये भी हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। थावर चंद गहलोत, ये है यहाँ के राज्यपाल। अच्छा, कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो अंसी, कुद्रेमुख, बन्नरघट्टा, नागरहोल, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला ये बना वेल्लारी। किससे अलग होकर के बना? तो ये बना विजयनगर से अलग होकर के। भारत का पहला चंदन संग्रहालय इसी कर्नाटक में स्थापित किया गया। इंडेक्स या टॉप किए जाने की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर था। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर था। केरल हेल्थ इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर था। तमिलनाडु गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की है? अब देखिए, पूरा किया कराया तो कहा जाए अमेरिका का ही है। इसी की सेना 20 साल से तैनात थी और अब ये रिटर्न हो रही है। तो अब तालिबानियों का शासन आ रहा है और इसके बीच में जो पिस रही है, अफगानिस्तान की जनता पिस रही है। अब मानवीय सहायता के रूप में इसने घोषणा कर दी है 144 मिलियन डॉलर की। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 2021 में ये जो मानवीय सहायता बढ़ करके 474 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अमेरिका के द्वारा इसे सपोर्ट किया जा रहा है, या एक तरह का सहयोग राशि आप कह सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, यहाँ की करेंसी ये है अफगान अफगानी। सहतूत बांध, बगराम एयरबेस, ये इसी अफगानिस्तान में स्थित है, जो कि चर्चे में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो बलदेव प्रकाश, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये बन गए जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ। 2022 तक या आने वाले कितने 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ये आर के छिब्बर यानी कि राजेश कुमार छिब्बर का स्थान लेने वाले हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार के पास इसका लगभग 68% हिस्सेदारी है और इसका जो मुख्यालय है ये है श्रीनगर में। अच्छा, यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के दोबारा से गवर्नर बन गए हैं। अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं। राजीव कुमार, ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। मैंने कल आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था 20 लाख टन। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने पहली बार जिरकॉन हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।